एग्जैक्टली होते क्या है सर? आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए? एज एन इन्वेस्टर आपका बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य है कि मुझे बेंचमार्क को बीट करना है। पहले आपको गलती अवॉइड करनी राइट। है। एक बार आपने गलतियां अवॉइड कर ली तो फिर हाफ द बैटल इज वन। तो आपको गलती अवॉइड करने का मैं तरीका बता सकता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि अक्रॉस ऑल फंड्स आपकी कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 40-50% रहे। लेकिन थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस। हमें बहुत मज़ा आएगा ये जानने में कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज एज वी स्टैंड टुडे इन 2024 बहुत अच्छा कैपिटल इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है एंड पीपल आर एंजॉइंग द रिटर्न्स आल्सो इन म्यूचुअल फंड्स एंड कुड बी इन 10 years टाइम कि बहुत लोगों का वेल्थ क्रिएशन इसके थ्रू हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। सो देयर इज नो अदर बेटर पर्सन देन यू टू टेल अस अबाउट दिस। सो सर, टू बिगिन विथ, म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होते क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक पूल्ड एसेट क्लास है जिसमें कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप 30, 40, 50 स्टॉक्स खुद से नहीं ले सकते। करेक्ट। और अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आप उसको फ्रैक्शनल लेवल पे आप स्टॉक्स नहीं ले सकते। Right. 30, 40, 50 स्टॉक्स। लेकिन अगर आप वही 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड और भी लोगों से मनी कलेक्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन 30, 40, 50 स्टॉक्स। तो सर, एक स्टॉक में मैक्सिमम होल्डिंग म्यूचुअल फंड कितनी ले सकता है? देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ओके। लेकिन दो तीन चीज़ों पे फर्क डिपेंड करता है। एक तो आपकी फंड की कैटेगरी क्या है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, Okay. स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं तो आपका ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। अगर आप लार्ज कैप के कैटेगरी में हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाते हैं। राइट। सिमिलरली अगर फंड साइज छोटा है, अगर 1,000 करोड़ का AUM है वर्सेस 10,000 करोड़ का AUM Right. है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। ओके। लेकिन रेगुलेशन वाइज कोई लिमिट या कोई उस पे पाबंदी नहीं है। ओके। सो से फॉर एग्जांपल सर, अगर लार्ज कैप की ही बात करें तो लार्ज कैप में एक सही डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितने स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो तो आप उसको एप्ट मानते हो? देखिए, लार्ज कैप में 30 to 40 के अबव कोई 30-40 के अराउंड में डाइवर्सिफिकेशन आ जाए। क्योंकि और सर, जैसे लार्ज कैप में आपने कहा कि सिलेक्शन पहले 100 कंपनीज में से होता है, तो ऐसे ही सर मिड कैप और स्मॉल कैप में वो सिलेक्शन कैसे होता है? मिड कैप में तो फर्स्ट 100 कंपनीज जो मार्केट कैप के बेसिस पे वो लार्ज कैप्स ओके। होगी। 100 फर्स्ट कंपनी टू 250th कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में मिड कैप कैटेगरी Correct. हो गई। और 250th के नीचे जितने भी कंपनीज हैं लिस्टेड इंडिया में, वो सारे इसके सारे स्मॉल कैप में क्लासिफाई होते हैं। ओके। इंडिया में भी वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अभी भी इंडिया में नहीं फंड मैनेजर बीट कर पाते इजीली। देखिए, लार्ज कैप में थोड़ा बीट करना मुश्किल होता है। राइट। और मुश्किल हो रहा है पिछले कुछ सालों से। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में जैसा कि मैंने बोला या थीमेटिक फंड्स में बोला कि अगर मान लीजिए बैंकिंग फंड हो या फार्मा फंड हो या कंज्यूमर फंड हो, वहाँ हम बेंचमार्क को एक्टिव फंड्स अच्छे से बीट कर पाते हैं। राइट। इंडिया जैसी कंट्री में स्मॉल एंड मिड कैप में एक्टिव फंड पैसिव को बीट कर पाएगा। लार्ज कैप में फिर भी मुश्किल है। लेकिन आजकल और भी काफ़ी इनोवेटिव पैसिव फंड्स आ गए हैं ऑन स्मार्ट बीटा, जो कि इन सबको इट कट्स अक्रॉस एवरीथिंग एंड ओनली वर्क्स ऑन 1 or 2 पैरामीटर्स, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। टाटा हैज आल्सो रिसेंटली लॉन्च इसके बारे में। करेक्ट। सर। हाँ, यहाँ पे तो NAV देख के बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि NAV एक आपकी जो है क्यूमुलेटिव वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो सपोज आपने इनिशियल पूल लगाया, आपने सपोज अपना से 1 लाख रुपीज़ लगाया, वो करीबन 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ सबके सारे, और वो 30 स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिया 20% का। ओके। तो आपको बस एक इनिशियल वैल्यू जो है आपको 10 रुपीज़ सेट होती है, 10 रुपीज़ पार वैल्यू, फेस वैल्यू। लेकिन आपको 20% उन 30 स्टॉक्स ने रिटर्न करके दिया, तो वो जो आपकी 1 लाख की वैल्यू थी वो 1,20,000। करेक्ट। और सर, जैसे आपने कहा कि नए फंड जनरली लॉन्च होते हैं तो उसका शायद NAV 10 होता है, बट सर मैं एज एन इन्वेस्टर कभी इवैल्यूएट करना चाहूँ कि मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एक नए फंड को मैं कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई पुराने एग्जिस्टिंग फंड है तो उसको कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ? देखिए, पुराना वाला और नए वाले के लिए प्रोसेस सेम ही रहता है। पुराने वाले में आप उसी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हैं। 10 साल, 5 साल, 20 साल, बहुत सारे फंड्स हमारे काफ़ी पुराने हैं।
तो आप 20 इयर्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसमें आपको ये दिखेगा कि कितने सालों में आपने बेंचमार्क को बीट किया। दैट इज Okay. नंबर वन। Okay. सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है कि Okay. आपने रोलिंग रिटर्न बेसिस पे या पॉइंट टू पॉइंट आपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं Right. किया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम देखते हैं कि बेंचमार्क को तो बीट किया, बट वो फंड कितना वोलेटाइल था। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, इस टाइप की जो रिस्क की जो मेजर्स हैं वो देखते हैं। Okay. तो दो ही चीज़ें देखनी होती है, एक तो आपने बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं कंसिस्टेंटली, दूसरा आपने उस बेंचमार्क को बीट करने के लिए कितना रिस्क लिया। Correct. बिकॉज कोई फ्री लंच नहीं होता इक्विटी में। Right. आप हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई रिटर्न आएगा। तो अगर आप कम रिस्क लेते हुए अगर आपने रिटर्न ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो आपकी जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। सर जैसे आपने 3 टर्म्स यूज़ किए, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऑडियंस को तीनों टर्म्स का मतलब पता होगा, तो स्टार्टिंग विद रोलिंग रिटर्न्स। तो रोलिंग रिटर्न्स सर आपने जो टर्म यूज़ किया उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, रोलिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि आजकल जैसे एसआईपी, सब लोग एसआईपी करते हैं। तो एसआईपी में करने के लिए क्या है कि हर दिन अगर मैं 12 महीने पहले का एनएवी देखूं और आज का देखूं, आई सी इट एवरी डे, तो आई गेट 250 डेटा पॉइंट, 360 डेटा पॉइंट्स। सो उस 360 डेटा पॉइंट्स का एवरेज मैं निकालता हूँ 12 मंथ रिटर्न का। तो आज मैंने देखा, आज जैसे हम अगस्त में हैं, पिछले अगस्त में जो एनएवी थी तो मुझे एक रिटर्न मिली। Okay. अब कल 20th अगस्त या 21st अगस्त होगी, तो पिछले साल के 21st अगस्त से देखूँ तो वो भी एक 12 मंथ रिटर्न मिलेगी। तो वो ऐसे मुझे 360 या डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं 1 ईयर की रोलिंग रिटर्न्स निकाल के उसकी एवरेज लूंगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं देखता है, वो तो एसआईपी ही करता है। Right. तो अगर मेरे को एसआईपी की अपनी रिटर्न्स को की असेसमेंट करनी है तो मुझे रोलिंग रिटर्न्स देखने में ज़्यादा बेटर है। फायदा है। हाँ। ओके। और सर दो चीज़ और आपने यूज़ की थी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन था और एक शार्प रेशियो था, तो वी कैन स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग एल्स बट, जैसा मैथ में पढ़ा होगा आपने, कि डेली रिटर्न्स को हम देखते हैं, डेली रिटर्न्स। ओके। और उसकी वॉलेटिलिटी को देखते हैं। Okay. उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है, अगर फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा। मतलब डेली बेसिस पे वो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है। भले ही आपने बेंचमार्क को हैंडसमली बीट किया है, बट आपकी डेली लेवल पे आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन में कैप्चर हो जाती है। तो ये एक मेजर है रिस्क का। दूसरा होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है कि आपने उसका फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर में आप रिटर्न्स माइनस द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट होता है आपका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, व्हिच इज आज के दिन में 7%। तो सपोज आपने रिटर्न कमाया 15% और आपकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी 7%, तो न्यूमरेटर में तो 15 माइनस 7 8% आ गया। करेक्ट। सर ये तो हो गया कोई एग्जिस्टिंग फंड जो कैसा आया है उसका परफॉर्मेंस हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई नया फंड जो लॉन्च हो रहा है तो उसको कैसे हम मेजर करें, क्योंकि उसमें तो ये सारे डेटा शायद मिले ही नहीं हमको। सो नए फंड में दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो उसी फंड मैनेजर ने और किसी फंड्स को मैनेज किया होगा, आइदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। आजकल ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पब्लिकली इजीली अवेलेबल होती है। तो अगर आप उसी फंड मैनेजर का पास परफॉर्मेंस किसी और फंड में देखें तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी फंड हाउस जो होती है, जैसे हमारी फंड हाउस है टाटा एसेट मैनेजमेंट, हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल है। तो आप हमारे बाकी फंड्स, सिमिलर फंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंज्यूमर फंड को बैंकिंग से कंपेयर करें, वो नहीं कर सकते। बट अगर आप लार्ज एंड मिड कैप को एसेस करना चाहते हैं तो हमारे लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करेंगे तो आपको फेयरली गुड आइडिया लग जाएगा, अगर फंड मैनेजर की हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको फंड मैनेजर की हिस्ट्री काफ़ी इजीली अवेलेबल मिल जाती है, क्योंकि वो और एक दो फंड्स मैनेज कर रहा होगा तो उसका एक हिस्ट्री रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, तो उसके बेसिस पे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके। मेरे ख्याल से 80% तक आप रह सकते हैं। और बट उस इक्विटी एलोकेशन में थोड़ा यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल कैटेगरीज, कि थोड़ा लार्ज कैप हो, थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड, उस हिसाब से थोड़ा उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन काफ़ी हाई रख सकते हैं। और सर जैसे म्यूचुअल फंड का जब लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में तो कहते हैं कि 10-12 स्टॉक्स तो होने चाहिए ताकि अच्छा एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। तो वो चीज़ को ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट म्यूचुअल फंड में भी कर दिया है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे तो 10-12 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं। तो अगर हम 30-40 स्टॉक्स भी ले म्यूचुअल फंड में तो 300-400 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं बेसिकली, या ओवरलैप होते हैं।
तो सर आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए, और जो ओवरलैपिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड्स में इंडिया के टॉप स्टॉक्स होते ही है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, उसमें एक सिंपल आपको ये सोच के रखना है कि देख 4-5 बेसिक कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड की। अगर मैं पैसिव को हटा दूं तो एक हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड कैटेगरी, ओके एक हो गया लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप, ओके एक हो गया आपका स्मॉल कैप, और एक दो थीमेटिक फंड्स। राइट पर थीमेटिक फंड्स में फ्लेवर ऑफ द ईयर होता है कि Right. वो हर 2 साल में चेंज होते हैं। Right. तो ये 5 कैटेगरी मोटा मोटी अगर मैं मान लूँ, हर कैटेगरी में आपका एक एक तो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम दो या तीन। ओके और सर म्यूचुअल फंड्स में जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस रेशो के वे में दिखाए जाते हैं, तो एक्सपेंस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे हमें एज एन इन्वेस्टर उसको देखना चाहिए, और क्या एक नंबर को मैं देखूं कि इसके बियॉन्ड अगर एक्सपेंस रेशो जा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करूं? सी एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो होता है कि जहाँ से हम अपनी एक्सपेंसेस मीट करते हैं, एएमसीज। एक्सपेंसेस दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हमारा जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि छोटी छोटी जगह में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए जो कमीशन होता है, हमारे खुद के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, करेक्ट रनिंग द फंड, हैविंग द राइट टैलेंट, राइट उस टाइप के जो खर्चे हैं। उसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो जो सेबी ने रूल्स बनाई हैं, उसमें बियॉन्ड लिमिट यू कैन नॉट चार्ज एक्सपेंस रेशियो। तो सर बहुत पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले डिस्ट्रीब्यूटर का राउट ज़्यादा यूज होता था, और अभी डिस्ट्रीब्यूटर की जगह जैसे आपने कहा डायरेक्ट का राउट ज़्यादा हो गया, Correct. तो इसका सर मेन रीज़न क्या है ये शिफ्ट का, कि लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूटर की जगह डायरेक्टली करने लग गए? देखिए, अवेयरनेस, नॉलेज थोड़ा सोशल मीडिया से लोगों का तो बढ़ा ही है, प्लस कोविड में जो 2 साल लोगों ने इस पे अपना ध्यान दिया, तो कोविड की वजह से भी लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी। अगर कोविड नहीं होता तो शायद इस हद तक इतना पॉपुलराइज नहीं होता। तो मेन तो यही दो कारण है, और आई थिंक ये ऐसे ही धीरे धीरे शायद इसका शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे, बट ओवरऑल मार्केट अभी भी काफ़ी ग्रो हो रही है। Right. तो आज जो इन्फ्लोज आते हैं वो काफ़ी मतलब छोटी छोटी जगहों से भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का काफ़ी बड़ा रोल है। जबकि अर्बन एरियाज में हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट रूट ज़्यादा बढ़ रहा है। और सर फ्लोज की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एसआईपी फ्लोज हो गए, हमारे लमसम के फ्लोज हो गए, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे आने वाले टाइम में? देखिए, इसमें मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, पोटेंशियल की सेविंग्स इनटू कमिंग इनटू इक्विटीज ऐसे ही आते रहे तो पोटेंशियल तो है, लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अभी तो क्योंकि अब 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपकी इक्विटी की रिटर्न्स जो अभी पिछले 2-3 साल में आई हैं वो रिपीट तो नहीं होंगी उतनी हाई रिटर्न्स, लेकिन अगर स्टेबल रिटर्न्स भी आ जाएं तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो सर आपको इक्विटी के रिटर्न्स पे ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, वी आर इन अगस्त 2024, ओवर वैल्यूएशन थोड़ा सा आ गया मार्केट में अक्रॉस मार्केट कैप्स? कुछ पॉकेट्स में तो आ गए हैं। ओके जैसे लार्ज कैप अभी भी मुझे लगता है रिलेटिवली रीजनेबल ही है, ओके लेकिन कुछ पॉकेट्स, कुछ सेक्टर्स में बहुत ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशंस या बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बिल्डअप हो गई हैं। राइट तो जब इक्विटीज में क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई चले जाती हैं तभी डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा जाते रहती हैं। सो वो हेल्दी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम जैसे बबल टाइप की सिचुएशन है, लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव तो हो गए हैं। ओके ऑलराइट। और सर लेटली कुछ लोगों ने इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करना चाहा है, तो वो प्रोसेस कैसे रहता है म्यूचुअल फंड के थ्रू? सो हमारे कुछ फंड्स में इनेबल रहते हैं कि हम 10% या 20% इंटरनेशनल ऑफशोर स्टॉक्स में ले सकते हैं। तो एक वो ज़रिया है। दूसरा जो कि हमारा नहीं है, बट हमारी कुछ फंड्स मैंने देखे हैं जो ETFs या फंड ऑफ फंड हैं जो ग्लोबल ETFs में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ओके तो वो तो ज़रिया है। तो बेसिकली वो पुल ऑफ फंड कलेक्ट करते हैं और बाहर के कोई बाहर के ETF ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं। करेक्ट। एंड सर
लास्टली आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपने इक्विटी बता दिया, तो अब इक्विटी में लार्ज कैप्स में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल होंगे, मिड कैप्स में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल होंगे, स्मॉल कैप्स में बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो विद इन दैट मैं सही फंड कौन सा सिलेक्ट करूँ, क्योंकि इतने सारे एएमसीज हैं, उनके इतने सारे फंड्स हैं और इतने सारे फंड मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो एकदम ऐप्ट तरीका मेरे लिए क्या होगा, जो मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर जिसको शायद इतना नॉलेज नहीं होगा इंटरनल चीज़ों का, बट फिर भी मैं खुद से स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकता सी फर्स्ट थिंग इज कि आपको लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देख के तो नहीं करना चाहिए invest, Okay. क्योंकि दैट इज वहीं पे आप गलत जाते। पहले आपको गलती अवॉइड करनी हूँ। राइट। सी एक बार आपने गलतियां अवॉइड कर ली तो फिर हाफ द बैटल इज वन। तो आपको गलती अवॉइड करने का मैं तरीका बता सकता हूँ, उसके बाद हम सोचते हैं कि ये हम correct, right. अच्छा फंड कैसे लेंगे। तो गलती अवॉइड ये करना है कि आपको पिछले 1 साल का या 2 साल का देख के, अरे कोई 60% रिटर्न दिख रहा है और कोई 40 दिख रहा है, तो आपने आंख बंद करके 60 वाले में डाल दिया। दैट वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब वो अगर आपने सही पकड़ लिया या वो आपने सही से अप्लाई कर ली लॉजिक, तो देन यू लुक एट कि जो मैंने आपको बताया था कि वो फंड का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म में आपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा वो बाकी फंड्स को बीट कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंफर्टेबली और अपना शार्प रेशियो या स्टैंडर्ड डिविएशन कम रखा हुआ है उसने कंपेयर टू बाकी फंड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल में 7 साल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही होनी है। Correct. तो साल ईयर टू ईयर देख के या लास्ट ईयर देख के अगर आप वो अवॉइड कर दें और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आई थिंक मोटा मोटी 75% यू विल गेट इट राइट। उसमें भी चांस तो हमेशा रहता है कि Right. आपको गलत जाए, लेकिन एटलीस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपने बेसिक्स को जो आपने फॉलो किया। और अभी सर हम लोग सभी बजट देख रहे थे, तो बजट में टैक्सेशन पे काफ़ी बात हुई थी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो सर म्यूचुअल फंड में स्पेशली गिवन आजकल ज़्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्सेशन कैसे वर्क करते हैं? टैक्सेशन जो है इक्विटी टैक्सेशन इक्विटी फंड्स में होते हैं एज लॉन्ग एज कि उस फंड में 65% से ज़्यादा इक्विटी है। ओके। तो उसमें आपको जो इक्विटी की जो रूल्स है वही है 20% शॉर्ट टर्म, 12.5% लॉन्ग टर्म। तो जो आप अग्रेसिव हाइब्रिड कह रहे थे, वो उसको उसमें इक्विटी की तरह ही वर्क करेगा? उसमें इक्विटी की तरह ही काम Okay. करेगा। इवन बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, काफ़ी मल्टी एसेट फंड जो है इक्विटी की जैसे ही काम करेंगे, क्योंकि उसमें भले ही मेरी इक्विटी एलोकेशन 40% है, बट आर्बिट्राज यूज़ करके मैं हमेशा उसको 65% के ऊपर रखता हूँ। Okay. आर्बिट्राज सेगमेंट यूज़ करके। राइट। तो वो हमेशा 65% के ऊपर इक्विटी एलोकेट, तो उसमें भी इक्विटी टैक्सेशन। तो इसीलिए अगर आपको अपना डेट एलोकेशन बिल्ड करना है, सपोज आप अपने लिए सोच रहे हैं कि वो 20% जो डेट में रखना है, वो आप बैफ के जरिए कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट के जरिए आप वो आपका वो डेट एलोकेशन आप अचीव कर सकते हैं और आपको इक्विटी टैक्सेशन ही लगेगा। करेक्ट। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि यंग इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हैं। तो वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे कि उनको कैसे उनका प्रोसेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए एसआईपी तो एक बेसिक रूल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उसमें आप एक और लेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए करेक्शन आती है तो आप वो एसआईपी का क्वांटम बढ़ा दीजिए। ओके। ये एक बेसिक जो है, आप क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं उसमें, और वो काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरा ये कि जो थीमेटिक, जो आप अगर आप प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, आप कोशिश कीजिए कि अक्रॉस ऑल फंड्स आपकी कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 40-50% रहे। ओके। बाकी मिड कैप में 25-30% और बाकी थीमेटिक और स्मॉल कैप मिला के बाकी 25-30%। अगर वो आपने मैनेज किया तो 5-7 ईयर व्यू से रिटर्न्स अच्छे जनरेट होंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक म्यूचुअल फंड को लेके बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, इस पॉडकास्ट के थ्रू वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। सो आपने अपना वक्त दिया और हमें समझाया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू।